So, good morning everyone. Today we are going to start a new chapter whose name is Vector and Forces. Okay, so before starting, let me give a quick introduction of myself. So, my name is Ayushman Shukla. I have completed my BTech from IIT Delhi in the year 2022 in Electronics and Communication Engineering branch. Okay, so Vector and Forces ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारा 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेसिक चैप्टर है और ये चैप्टर अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इसके आपको जेई में क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, है ना, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है। जेई में आजकल इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं या फिर ना के बराबर अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो एडवांस में तो आते ही नहीं है। पहली बात तो जेई मेंस में कभी कभी किसी एक आध शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट like a very scoring chapter for JEE, but it's a really important chapter if we are talking about JEE. Okay, so JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, मतलब JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब एक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सो कंसेप्चुअली ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर डिसाइड करेगा कि आपको आगे चीज़ें आती हैं कि नहीं, है ना। सो ये चैप्टर में मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस चैप्टर में आपको लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। जो मैं बोलूँगा लिखने को वो लिख लेना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं भूल जाऊँगा ये पर्टिकुलर जो पॉइंट्स अगर मैं ये भूल सकता हूँ तो आप इसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर एंड फोर्सेस। सो देखो ऐसा है कि वेक्टर एक अलग चैप्टर है और फोर्सेस मतलब उसका एक पार्ट है। ओके, तो फोर्सेस को हम लोग वेक्टर की मदद से सॉल्व करते हैं, आप ये समझो। तो पहले अपने को वेक्टर समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद फोर्सेस सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो काफ़ी आसान है फोर्सेस। फोर्सेस अगर आपको वेक्टर समझ में आ गया तो फोर्सेस आपके लिए फिर बाएं हाथ का खेल होगा। ओके, और बता दूं कि फोर्सेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्सेस नहीं समझ में आएंगे तो फिर पूरी आपकी फिजिक्स खराब हो जाएगी, 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स पूरी खराब हो जाएगी। ओके, अगर फोर्स बैलेंस करने नहीं आएंगे ना तो आप सिंपल क्वेश्चन मिस कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजिंग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो देखो, वेक्टर शुरू करने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना होगा। ओके, सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, तो आप फिजिकल क्वांटिटी को ज़रूर 9th में ज़रूर पढ़े होगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। सो सभी को पता होगा आई थिंक फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें, है ना। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई। सो आप चाहो तो लिख सकते हो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में जैसे कि मास ले लो, मास को मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया। तो ये सब जो होता है ये सब हमारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसे आप आराम से मेजर कर सकते हो। ओके, फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, दो पार्ट में से ब्रेक करते हैं। ओके, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, and the second one is vector quantity. ओके, सो हम लोग इसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में। ओके, सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वी विल स्टडी दिस इन यू एंड डी। यू एंड डी बोले तो यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो देखो, नाम से तो सबको पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये तो यार बेसिक डेफिनेशन है ना क्लास 9th की या क्लास 8th की। तो फिजिकल क्वांटिटी में से दो हो गए, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखो मैग्नीट्यूड को ऐसे समझ सकते हो, मैग्नीट्यूड इज द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज कैरिड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग।
मतलब उस पर्टिकुलर थिंग के अंदर कितना ज़्यादा सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक बॉल लो, ठीक है, प्लास्टिक की जो बॉल आती है वो लो, उसे आप बीच से काट दो और उसके अंदर पेपर भर दो, है ना, तो उसके अंदर कुछ तो आपने मैग्नीट्यूड भरा ना, उसके अंदर कुछ तो आपने भर दिया। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लास्टिक बॉल, तो आप बोलोगे द टोटल अमाउंट ऑफ पेपर विच इज स्टफ्ड इनसाइड द प्लास्टिक बॉल, है ना, वही तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो मैग्नीट्यूड को एकदम सिंपल भाषा में समझो कि इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज कैरिड बाई अ पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, सो ये तो हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी की जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो आप चाहो तो आप पे मैं लिख देता हूँ स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये सब लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग को ये सब पता ही होगा, बट स्टिल मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, वेक्टर क्वांटिटी की जहाँ तक हम बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये क्या हो गया, जूम नहीं हो रहा, एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। पता नहीं ये जूम क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड मुझे ज़रा वो करने दो। यस, सो थोड़ा सा लाइक बोर्ड में प्रॉब्लम हो गया था, नेवर माइंड। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। सो ये तो हो गया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी मतलब मैं स्केलर क्वांटिटी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें लाइक यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ना है ये सब। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ फिर से। ऑलराइट, क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आ गया ना, तो डायरेक्शन का खेल यहाँ पे बहुत होगा। स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, है ना। स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं बोलूँ कि 3+4 क्या होगा, 7 होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं बोलूँ 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर क्या होगा, तो डायरेक्टली आप 7 वेक्टर नहीं कह सकते हो क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी खेल हो जाता है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन इसमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ अपना, ये देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, है ना, राइट। तो देखो अब से अब से थोड़ा सा हम लोग एडवांस बात करते हैं। बहुत हम लोगों ने बच्चे वाली बातें कर ली, मैथ्स टूल्स में बहुत सारी बच्चे वाली बातें कर ली, है ना। अब से हम लोग थोड़ा सा 11th की पढ़ाई में आते हैं और थोड़ी सी लाइक बड़ों वाली बातें करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइक बोलते हैं ना कि बच्चों वाली बातें अब बंद करो, ये सब क्या पूछ रहे हो, बड़े वाली बातें करो। तो यस, अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाते हैं अपने अंदर। तो देखो अब से मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब से फिजिक्स में 11th एंड 12th की फिजिक्स में जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको सामने दिखे, आप उसे हमेशा डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे। मैंने क्या बोला, अगर आपको पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी दिखे तो आप उसे हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अगर वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी, है ना। अगर वो पॉजिटिव वाई की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगी, राइट। अगर वो
नेगेटिव एक्स की तरफ है तो वो नेगेटिव होगी, है ना। और अगर वो नेगेटिव वाई की तरफ है, नेगेटिव वाई बोले तो ऐसा, ये होता है ना नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई बोले तो ऐसा, तो ये भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। ये भी क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो आपका 90% ऑफ द काम हो गया वेक्टर में। 90% ऑफ द काम आपको समझ में आ गया। मैं आप एक बार रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी वेक्टर इस तरीके से बनाया जाए, है ना, मेरी डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। अगर मैं कोई भी वेक्टर को इस तरीके से बनाऊं तो ये किस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव में होगी, राइट। क्योंकि जब भी आप कोई भी वेक्टर को देखो ना तो आप इमेजिन करो कि ये कैसी वेक्टर है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर मैं कोई वेक्टर को ऐसे बना दूं ये, तो ये हमारी नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वाई में जा रही है। अगर मैं कोई वेक्टर को ऐसे बना दूं तो आप क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई में जा रही है। और अगर मैं कोई अगर वेक्टर को ऐसे बना दूं तो ये आप क्या बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में जा रही है। ठीक है, तो रफ डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हो गया हमारा इसका रफ डायग्राम। रफ डायग्राम ऑफ डायरेक्शंस। ये अगर आप समझ गए ना तो आपका 90% ऑफ द काम हो गया भाई, सही बता रहा हूँ। 90% ऑफ द जॉब आपका हो गया, रफ डायग्राम ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ऊपर वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे प्लीज़ समझना। और आने वाले अभी जो चैप्टर्स हैं उसमें काफ़ी सारे आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ देखने को मिलेंगे, तो आपको सब में डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिखूँ ए, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लिखूँ ए, तो ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, एक अल्फ़ाबेट है ए, तो इसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये हो गया हमारा स्केलर, स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए के ऊपर एक ऐसा एरो लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर वैल्यू। वेक्टर ए बोल दो, और यहाँ पे स्केलर वैल्यू ना बोलो, यहाँ पे स्केलर ए बोल दो। ओके, स्केलर वैल्यू बोलना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे आप बोल दो स्केलर ए। और अगर ए के ऊपर मैंने एक ऐसा एरो लगा दिया तो इसे आप क्या बोलोगे, वेक्टर ए। तो अगर किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर हमें एक एरो लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर एरो लगा दोगे उसके ऊपर तो वो हमारा एक वेक्टर बन जाएगा। ओके, राइट। सो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये सब बताना बेसिक है, इतना भी इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से समझ में आ जाएंगी। और एंड आई होप कि मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। सो देखो, किसी भी वेक्टर के बगल में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसे आप फॉर एग्जांपल इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे आप क्या बोलोगे, बी वेक्टर, है ना। इसे आप पढ़ोगे बी वेक्टर या वेक्टर बी, बी वेक्टर। अगर मैं किसी भी वेक्टर के बगल में दो डंडे लगा देता हूँ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर मैं कोई भी वेक्टर के बगल में दो ऐसे से डंडे लगा देता हूँ ना तो इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। अगर मैं किसी भी वेक्टर के बगल में दो ऐसे से डंडे लगा देता हूँ जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे एक चीज बात याद रख लेना कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखना।
किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मैं निकालना सिखाऊंगा, मैं इसका एक फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, मैं वो सिखाऊंगा। ओके, तो आप एक हमेशा बात याद रखना कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है। किसी भी वेक्टर के बगल में अगर आप दो डंडा लगा देते हो तो उसे मैग्नीट्यूड कह देते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ लिखो, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एक और चीज़ लिखो, मैग्नीट्यूड represents the length of vector. Magnitude represents the length of vector. ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हो गया, अब देखो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर अगर मैं ऐसे बना दूं, बी वेक्टर, तो अब मैंने आपको बताया है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर मैंने वेक्टर को बताया कि ऊपर वाला जैसे मैंने एरो बनाया तो इसे एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो लेट्स से कि ये मैंने बी वेक्टर यहाँ पे बनाया, ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर, है ना। ये मैंने एरो से बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अगर मान लेते हैं कि इस जो एरो की लेंथ है ये x है ना। लेट्स इमेजिन कि ये जो एरो की लेंथ है ये x है। लेट x बी द लेंथ ऑफ एरो, एरो, है ना। अगर मैं बोलूँ लेट x बी द लेंथ ऑफ एरो, देन मैग्नीट्यूड b इज इक्वल्स टू x, ये होता है। अब इसे समझते हैं मैंने क्या लिखा, देखो आसान भाषा में समझे तो मैग्नीट्यूड हमें किसी भी वेक्टर का लेंथ बताता है ना। वो वेक्टर कितना बड़ा है ना, उसका हमें लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने बी वेक्टर बनाया तो देख सकते हो इतना बड़ा मैंने एरो बनाया। अगर मान लो इस एरो का लेंथ x है तो x ही क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड टेल्स अस अबाउट द लेंथ ऑफ द एरो। दैट्स वाई लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। कभी आपने सुना है -2 मीटर, नहीं सुना ना। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दैट्स वाई मैग्नीट्यूड भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये लेंथ को दिखाता है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। दैट्स वाई मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब समझ में आया रीजन, यही होता है रीजन। ओके, सो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। तो आपको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, आपको मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज अपना पैरेलल वेक्टर्स। ओके, सो देखो मैंने आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो आराम से बता ही दिया था, है ना। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे आते हैं पैरेलल वेक्टर। ओके, पैरेलल एरोज बोल दो या पैरेलल वेक्टर्स बोल दो, कोई इशू नहीं है, पैरेलल एरोज इसे लिखते हैं ना। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे 3 वेक्टर है। एक ये वेक्टर हो गया ये वेक्टर, फिर इसी के लेट्स से इसी के पैरेलल मैंने दूसरा वेक्टर बनाया ए वेक्टर, और इसी के पैरेलल मैंने तीसरा वेक्टर बनाया ए वेक्टर। तो जैसा कि मैंने बोला, है ना, जैसा कि मैंने बोला कि वेक्टर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते ऐसे ही। ऐड करने के लिए हमें इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा।
लेकिन अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखो पैरेलल वेक्टर्स बनाया हूँ जो कि एक ही डायरेक्शन में, आपको पता है, अगर मैं मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बना देता, ऐसा ऐसा वेक्टर, तो ये पैरेलल नहीं था, तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता, राइट। बट एज यू कैन सी कि ये तीनों के तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब ये कभी भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं इनका बोलूँ कि इनका मुझे सम बताओ, है ना, सम बताओ, तो मुझे डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है। इनका डायरेक्शन अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? इनका डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कितना हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स। तो मैं सिंपल, मुझे पता है ये पॉजिटिव एक्स में और पैरेलल है, तो क्या मैं सिंपल ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐसा लिख सकता? तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा ये, राइट। तो ये तो हमारा केस नंबर 1 हुआ। ये क्या हुआ? दिस इज केस 1। ओके, केस 1। केस 2 में आते हैं यहाँ पे। केस 2, केस 2 में क्या है? केस 2 में क्या है? ओके, केस 2 में इमेजिन करो कि यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है कुछ इस तरीके का, ए वेक्टर, राइट। एक हमारा कुछ इस तरीके का वेक्टर है, ए वेक्टर, और एक हमारा कुछ इस तरीके का वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना। तो क्या आप मुझे इसका टोटल बता सकते हो? टोटल इसका सम कितना होगा? तो ध्यान से देखो कि ये जो पहला वेक्टर है ये कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ये दूसरा कहाँ है? ये कहाँ है? ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। और ये तीसरा कहाँ है? दिस इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। ये हमारा कहाँ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो हमें पता है कि देखो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, तो इनका डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई कर लिया कि ये पॉजिटिव एक्स में, ये नेगेटिव एक्स में है, और ये भी पॉजिटिव एक्स में है। तो क्या मैं, अगर इसका सम अगर बोला जाए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर विच इज़ इन पॉजिटिव एक्स प्लस ए वेक्टर विच इज़ इन पॉजिटिव एक्स प्लस माइनस ए वेक्टर विच इज़ इन नेगेटिव एक्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ये डायग्राम देख करके। मैंने इसलिए आपको ये वाला डायग्राम यहाँ पे बताया था, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रफ डायग्राम ऑफ डायरेक्शन, और ये वाला, ये दोनों ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी की मदद से मैं यहाँ पे ऐसा लिख दिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, है ना। ठीक है। सो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। ऑल राइट। सो ये समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं स्केलर। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि अगर कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछता, लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछता कि एक वेक्टर जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछता कि एक वेक्टर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर, तो क्या आप तुम मुझे इन दोनों का सम पता कर सकते थे? नहीं पता कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अननोन है ना। डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? इसकी अननोन है, ये मुझे पता ही नहीं है ये एक्स में है कि वाई में है। ये भी मुझे नहीं पता है कि एक्स में है कि वाई में है। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो ही ये चीज़ हम लोग लगा सकते हैं, राइट। पैरेलल वेक्टर्स आपको एक्स में भी हो सकते हैं, वाई में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी, मैं यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो है ए प्लस बी को डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंटर बना के लिख लो। फॉर एग्जाम्पल
कि एक वेक्टर हमारा कुछ ऐसा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है बी वेक्टर, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर can't be written because we don't know the direction. ठीक है, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देख लेना। ये लाइक अच्छा खासा ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप इसे अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यस, डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है, अगर डायरेक्शन ही नहीं पता रहेगा तो फिर क्या ही कर लोगे आप। ठीक है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है वेक्टर में, है ना। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, देख लो इसे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी या स्केलर, सिंपल है, मैं यहाँ पे स्केलर लिख देता। किसी भी अगर वेक्टर का हम लोग स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वेक्टर को, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं के, है ना। यहाँ पे के को हम लोग क्या मान रहे हैं, स्केलर। मतलब के कुछ भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। के क्या है, के एक हमारा स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, राइट। स्केलर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम्म अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब ये पॉजिटिव है, कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, देन इट इज इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, then it is in direction of that vector। ठीक है, अगर आपकी k की वैल्यू स्केलर है, मतलब पॉजिटिव है, तो वो वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझो एग्जांपल कि लेट्स से कि हमारा एक यहाँ पे वेक्टर है ए वेक्टर, है ना। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, 3 ए वेक्टर हो जाएगा, सिंस 3 इज पॉजिटिव, राइट। सो इसका देखो इनिशियल डायरेक्शन ऐसे था, मैंने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो इसका डायरेक्शन अभी भी वैसे ही रहेगा, चेंज क्यों करेगा, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो ये समझना है अपने को। दूसरा केस ले लेते हैं कि इफ़ के इज़ लेस देन ज़ीरो, के लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव है, के अगर लेस देन ज़ीरो है देन इट इज़ इन opposite direction of the vector, opposite direction of vector। यहाँ पे आप ऐसे देख लो कि ये हमारा था इनिशियल, यहाँ पे अगर ऐसे मैं लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इनिशियल पोजीशन, है ना, और ये भी हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन। तो आप देख सकते हो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे अनचेंज्ड है, चेंज ही नहीं हुए, वैसे ही है। तो ये हमारा फ़र्क पड़ता है जब हम लोग एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं एक ऐसे के साथ जो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में नो चेंज आया, चेंज ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लो कि जैसे
एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। हमने इसे मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, -2, तो इसका डायरेक्शन इस बार ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2 ए वेक्टर। ठीक है, -2 ए वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे डायरेक्शन ही बदल गया। ठीक है, तो ये था हमारा इनिशियल पोजीशन जो कि था पॉजिटिव एक्स में, और जैसे ही हमने यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्स में, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया एक हमने जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो, राइट। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर का रिजल्ट्स। यही फ़र्क आता है जब हम लोग एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो, राइट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रा ध्यान से देखना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर का सिंपल सा डेफिनेशन है, अ वेक्टर whose magnitude is unity, magnitude is 1 और unity, whose magnitude is 1 और unity। ये इसका डेफिनेशन होता है यूनिट वेक्टर का, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या यूनिटी है, मतलब यूनिटी मतलब तो 1 ही होता है ना, तो ये इसका डेफिनेशन होता है। मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालना जब सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, राइट। फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर हम लोग इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जो है, इस तरीके से दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, देन हम लोग क्या कह सकते हैं, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं, यूनिट वेक्टर बुला रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो कि यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ए ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे एक ऐसा कैप लगा देते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग ए कैप कहते हैं। अगर ए के ऊपर कोई भी वेक्टर के ऊपर अगर ऐसा कोन एक बना दो, है ना, एक ऐसा अगर लाइक ट्राइंगल बना दो जिसका बेस नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर एक साइन बना दो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कैप कहते हैं, कैप, है ना, कैप। तो इसको टोपी पहना दिया हम लोगों ने, कैप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने टोपी पहना दिया। इसका मतलब ही ये होता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना कि जैसा मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बना के दिखाया था, ये वाई एंड एक्स, राइट। तो यहाँ पे यार ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पॉइंटर्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा, याद नहीं समझना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर along positive x-axis is called I cap। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता, इज कॉल्ड, यहाँ पे देख लो आई कैप, ऐसा ऐसे दिखाते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, आई कैप। ठीक है,
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नोन एज व्हाट? आई कैप। ये कहते हैं इसे, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नोन एज व्हाट? आई कैप। सिमिलरली यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, आप ही बताओ? माइनस आई कैप, है ना, माइनस आई कैप, ठीक है। ओके, यूनिट यूनिट ऐसे लिखो, यूनिट वेक्टर सिमिलरली जैसे एक्स एक्सिस वाले जो वेक्टर होते हैं उन्हें हम लोग आई कैप और माइनस आई कैप बुलाते हैं ना। अगर पॉजिटिव हुआ तो आई कैप बुलाएंगे और नेगेटिव हुआ तो माइनस आई कैप बुलाएंगे। सिमिलरली पॉजिटिव वाई वाले को हम लोग कहते हैं जे कैप। क्या कहते हैं? जे कैप। जे और उसका से टोपी पहना देना, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? जे कैप, ठीक है। सिमिलरली यूनिट वेक्टर along नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? माइनस जे कैप, राइट, माइनस जे कैप। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट देखो, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं के कैप, इज कॉल्ड क्या? के कैप। के और उसके ऊपर ऐसे टोपी पहना दो, क्या कहते हैं? के कैप, राइट। सिमिलरली यूनिट वेक्टर along negative z axis is called, एक सेकेंड, यूनिट वेक्टर along negative z axis is called क्या? माइनस के कैप, राइट। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना इतना, इससे आपको याद करना पड़ेगा और समझ के याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रटना होगा, इसे आपके लिए समझ के याद करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो हमारा पॉजिटिव एक्स में है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आई कैप कहते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट वेक्टर जो नेगेटिव एक्स में है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइनस आई कैप। सिमिलरली एक यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव वाई में है उसे हम लोग कहते हैं जे कैप, और नेगेटिव वाई में उसे क्या कहते हैं? माइनस जे कैप। अगर एक वेक्टर हमारा पॉजिटिव जेड में है तो उसे क्या कहते हैं? के कैप। नेगेटिव जेड में है तो माइनस के कैप। अगर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि अगर मैं फिर से यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ, अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाऊँ, ऐसे नहीं करते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता, थोड़ा सा लाइक यहाँ पे बनाता स्पेस में। तो यहाँ पे ना इस बार मैंने 3D बनाया है, 3 डायमेंशन वाली जो है मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, विच इज़ y, x एंड z। ये देख लो, x, y एंड z, ये मैंने प्लेन बनाया, x, y, z प्लेन, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं एक वेक्टर को, लेट से मैं ए वेक्टर को x के अलॉन्ग ऐसे रखता हूँ, ए वेक्टर को, एक बी वेक्टर को मैं ऐसे y के अलॉन्ग रखता हूँ, ये बी वेक्टर को, और एक सी वेक्टर को मैं कैसे z के अलॉन्ग रखता हूँ, ये सी वेक्टर को, राइट। तो अगर मुझे इनका नाम लिखना हो, है ना, अगर मुझे इनका नाम लिखना हो तो मैं इनका नाम ऐसे लिखूंगा। ए हमारा x के अलॉन्ग है तो इसे मैं लिखूंगा ए आई कैप,
पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है, बी हमारा पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग है, जिससे मैं लिखूंगा बी जे कैप, प्लस सी हमारा पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग है, तो इससे मैं लिखूंगा सी के कैप। ये होता है, राइट। सो दिस इज नोन एज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू हुआ है। जब हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो हमारा यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है वेक्टर का, ठीक है, राइट। अब आप मुझे थोड़ा इसी पे अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप थोड़ा अपन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर भी है यहाँ पे, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर है, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर को आज कंप्लीट करके हम लोग अपने इस पहले लेक्चर को एंड करेंगे, राइट। क्योंकि पहले दिन अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है और लाइक समझने वाला चैप्टर। लेकिन एक बार अगर इससे आप समझ जाओगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। और सरप्राइजिंगली बात ऐसी है कि आपको ये चैप्टर फिर से मैथ्स में पढ़ना है क्लास 12th में। क्लास 12th में एक आपका चैप्टर है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में उसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आती है, दोनों चैप्टर को मिला के 3 या 4 क्वेश्चन, और मैक्सिमम अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, एक शिफ्ट में उन दोनों चैप्टर को मिला करके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम, ठीक है। 2023 में शायद पूछा गया था, 6 क्वेश्चन आए थे उस चैप्टर से, वेक्टर और 3D मिला करके। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा वेटेज रखता है वो चैप्टर, राइट। अभी मुझे पता नहीं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, आई हैव नो आइडिया, बट स्टिल लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे क्या पढ़ाना था, हाँ ये देखो। अब अगर मैं आपको एक खुद से ट्राई करने को दूं, है ना, इसका मुझे डायरेक्शन बताओ, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेक्टर बना दूं, ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का वेक्टर बना दूं, लेट्स से मैंने इस बार एक वेक्टर जो है वो ऐसे बनाया, ए वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया बी वेक्टर, और एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया सी वेक्टर। क्या आप मुझे इन तीनों वेक्टर का नाम बता सकते हो विथ डायरेक्शंस, ठीक है। क्या मुझे आप नाम बता सकते हो इन तीनों वेक्टर का? तो अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी आसान है, ठीक है। आई होप आप लोग नाम बता दिए होगे पॉज करके। तो देखो, ध्यान से देखो, ये जो हमारा इस बार ए है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव में नहीं है। ये पॉजिटिव तो इस तरफ है ना, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में मैंने बोला कि पहले क्या लिखते हैं, नेगेटिव में ए वेक्टर लिखते हैं और यहाँ पे माइनस के साथ आई कैप लगा देते हैं, है ना, ठीक है। तो माइनस ए आई कैप ये लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में ना, तो माइनस ए आई कैप। मैंने क्या बोला था कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या दिखाते हैं, माइनस आई कैप से, राइट। अच्छा, अब देखो बी वेक्टर तो हमारा वही पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे बीच में और यहाँ लिख दे देंगे बी जे कैप। अच्छा, अब देखो यार, सी वेक्टर जो है ये हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस में है, पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर हो गया, ये हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस में है। तो मैंने नेगेटिव के लिए बताया था माइनस के कैप लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सी और के कैप। ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन, राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक और एग्जांपल कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको आप क्लियर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल करो। चलो, अगर मैं यहाँ पे फिर से अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ, ये थोड़ा सा, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ये फिर एक काम करते हैं ना, दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। अब करो, अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे ले लिया ए कैप, फिर एक वेक्टर को मैंने ऐसे ले लिया बी कैप, और एक वेक्टर को मैंने ऐसे ले लिया सी कैप, सी वेक्टर। अब मुझे इनका नाम और डायरेक्शन दोनों बताओ जल्दी।
तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा, तो पहले x से शुरू करते हैं तो देख सकते हो कि ये जो x है ये पॉजिटिव x है ना, ये पॉजिटिव x में है, राइट। तो पॉजिटिव x में हम लोग क्या लिखते हैं, ए आई कैप। अच्छा, इस बार आप देखोगे तो ये हमारा c वेक्टर जो है वो पॉजिटिव y में है, और जो b वेक्टर है वो हमारा नेगेटिव z में है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी जे कैप, और जो हमारा b वेक्टर है वो नेगेटिव z में है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी के कैप। ये हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ए आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस बी के कैप, राइट। सो इस तरीके से हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ज्योमेट्रिकली। आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis। आई कैप x के अलॉन्ग होता है, जे कैप y के अलॉन्ग होता है एंड के कैप z के अलॉन्ग होता है ना। सो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर का, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। कोलिनियर वेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो कि यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, पैरेलल एरोज, इन्हें हम लोग कोलिनियर एरोज भी कहते हैं। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। कंसेप्ट सेम है दोनों का, कंसेप्ट में बिल्कुल घबराना नहीं है, कंसेप्ट दोनों का सेम है। बुक में पैरेलल एरोज दिया था, मैं यहाँ पे कोलिनियर एरोज करके बताता हूँ। कोलिनियर एरोज या कोलिनियर वेक्टर्स, जो बोलना चाहो आप इसे बोल सकते हो, यू आर फ्री टू से एनीथिंग, ओके। बस कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन से बचना है। जितना ज़्यादा आप कंफ्यूजन से बचोगे ना, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर आपको हर छोटी चीज़ में कंफ्यूजन हो जा रही है, देन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का ज़रूरत है, और राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो बेसिक वेक्टर होता है वो हमने यहाँ पे अपना देख लिया। आई कैप किसे कहते हैं, जे कैप किसे कहते हैं, फिर डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया, फिर हम लोगों ने क्वांटिटीज़ देख लिया, राइट, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर लिखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी फिजिक्स में आपको ये हेल्प करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम वेरी सीरियस, बहुत सीरियस तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, इसे आप मजाक मत लेना, ठीक है। सो लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। तो देखो पैरेलल वेक्टर था या कोलिनियर वेक्टर था, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्शन स्पेसिफाई रहता है। या तो वो दोनों y में रहेंगे, या तो वो दोनों x में रहेंगे, या तो वो दोनों z में रहेंगे। अलग अलग हो नहीं सकते क्योंकि पैरेलल है ना। तो पैरेलल वेक्टर का जो एडिशन होता है वो सबसे आसान होता है, सीधे लेके जोड़ देना है अपने को डायरेक्शन देख के, लेकिन है ना, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कि आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, राइट, जो मैंने बॉक्स में बंद किया था, इस तरीके से अगर दो वेक्टर ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, अननोन डायरेक्शन में है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे, है ना। अगर ये दो वेक्टर अननोन डायरेक्शन में, तो इनको कैसे ऐड करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसे वेक्टर को एडिशन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखो दो तरीके के यहाँ पे एडिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, मतलब ये जनरली आप यूज़ नहीं करोगे। जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे ना, वो होता है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन लॉ। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एडिशन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, राइट। तो पता नहीं मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अच्छे से लिख देता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम एडिशन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपके वेक्टर में। पैरेललोग्राम एडिशन लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आपको पैरेललोग्राम एडिशन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर हम यही वाला एग्जांपल उठा लें जो अपन बॉक्स में ऊपर बंद किए थे ना, ये जो अपन बॉक्स में ऊपर बंद किए थे, ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम उठा लेते हैं कि एक वेक्टर एक ए उस डायरेक्शन में और बी वेक्टर कुछ उस डायरेक्शन में, तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग वही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं
जैसा कि मैंने आपको बोला कि ए वेक्टर, एग्जाम्पल पे वाला उठा लो, ए वेक्टर हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर जो है वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में है, तो हम ए प्लस बी कैसे ऐड करेंगे, है ना। देन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हमें निकलेगा। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, राइट, कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या होता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आराम से कर सकते हो। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में पहले मैं बताता हूँ होता क्या है ट्रायंगल लॉ, राइट। तो देखो, अगर मैं आप बात करूँ ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल लॉ में क्या है ना कि आपको अगर दो वेक्टर किसी भी दो साइड ऑफ द ट्रायंगल के अलाइंड है, जैसे ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं ना, ये देखो ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं ना, राइट। तो आप इमेजिन करो कि दो वेक्टर लेट्स से एक ए वेक्टर और ये बी वेक्टर कोई दो ट्रायंगल के साइड में अलाइंड है। तो जो तीसरा साइड होता है ना, ये वाला साइड, ये हमें बताता है इसका एडिशन। तो आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं। व्हेन टू वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ में लिख लो, व्हेन टू वेक्टर्स आर aligned on the side of a triangle, then the third side shows the value of those vectors. Then the third side show the resultant of those two vectors, right? तो यहाँ पे लिख ही लो, when two vectors are aligned on two sides of the triangle, then the third side gives the resultant, gives the value or gives the resultant। रिजल्टेंट मतलब कि उन दोनों का जो सम का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, राइट। तो ये इसका डेफिनेशन होता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर अलाइंड ऑन टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन द थर्ड साइड्स गिव द रिजल्टेंट, है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से और समझते हैं थोड़ा। लेट्स टेक टू वेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में कैसा दे दिया, एक वेक्टर जो है वो आपको कुछ ऐसा दे दिया, लेट्स से कि हाँ, एक वेक्टर जो है वो आपको कुछ ऐसा दे दिया और दूसरा जो वेक्टर है वो कुछ आपको ऐसा दे दिया। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको देख सकते हो कुछ ऐसा दे दिया है, बी वेक्टर आपको कुछ ऐसा दे दिया है। आपको बोला गया है कि हमें ए प्लस बी का वैल्यू बताओ, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, हमें ये वैल्यू बताओ। आपको कुछ ऐसा दे दिया गया, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कितनी होगी। तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है, तो इनका एडिशन इतना आसानी से नहीं होगा, यानी हमें इनका डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या करो, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखना। मुझे पता है कि नॉर्मली अगर दो वेक्टर पैरेलल नहीं होते हैं तो एडिशन में दो लॉ लगता है, एक ट्रायंगल लॉ लगता है, एक पैरेललोग्राम लगता है। तो अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, किसी भी दो वेक्टर को हम लोग दो साइड ऑफ द ट्रायंगल में अलाइन कर देते हैं, तीसरा साइड हमें उसका रिजल्टेंट दे देता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ध्यान से देखना, हम ये वेक्टर को कुछ इस तरीके से अलाइन कर देंगे। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ, राइट। ये जो हमारा ए वेक्टर है ना, ये देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ए वेक्टर को उठाएंगे और इसे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से, मतलब ध्यान से समझो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इसे।
मैंने क्या बोला था? मैंने बोला एक हमारा ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बोला ना कि इस ए वेक्टर को उठा करके आप ट्रायंगल बना दो, है ना। आप ट्रायंगल बना दोगे तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आप आराम से कर सकते हो। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक करूँ, डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा लाइक सॉल्व करूँ, तो ये देखो, ये बी वेक्टर को तो ऐसे ही रहने दो, है ना। बी वेक्टर को आप ऐसे ही रहने दो। इस ए वेक्टर को उठा करके आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। ए वेक्टर डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, इस ए वेक्टर को उठा करके इस बी के ऊपर रख देना है, ट्रायंगल बना देना है। अब क्या करोगे, ये जो तीसरी साइड होगी ये वाली, इसको आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है, और यही जो है यही आपको हो जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू। ये जो साइड होगी ना, यही हो जाएगी आपकी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हम लोग ये काम कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर आपको एडिशन निकालना हो तो आप उसे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, राइट, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इस तरीके का। मान लो ये समझ में आ गया ट्रायंगल लॉ कैसे क्या होता है काम। ट्रायंगल बनाना है बस, और कुछ नहीं, और इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है, तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करो, ठीक है। मेरा काम था बताना, बट इस पर ज़्यादा फोकस आप नहीं करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और इसमें आप, चलो एक और एग्जांपल क्लियर करने के लिए ले लेते हैं, राइट। एक और एग्जांपल ले लो क्लियर करने के लिए थिंग्स को, है ना। जैसे आप खुद डायग्राम बना के दिखाओगे मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं एक ऐसा ले रहा हूँ कि एक वेक्टर को मैं कुछ भी ले लेता हूँ। चलो एक वेक्टर को ऐसा ले लिया, दूसरे वेक्टर को मैंने ऐसा ले लिया। लेट्स से दूसरे वेक्टर को मैंने, ये हो गया हमारे ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मैंने कुछ ऐसा ले लिया, लेट्स से ऐसा ही ले लिया, बी वेक्टर। मुझे बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डायग्राम बनाओ मुझे, कितनी होगी। हाँ, तो आपको पता है कि कोई भी अगर दो वेक्टर है जो पैरेलल नहीं है, तो उन्हें एडिशन करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ लगाना है। तो ट्रायंगल लॉ अगर लगाओगे तो आराम से आप कर सकते हो। ये देखो, ये वेक्टर ऐसा था हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर को उठा करके आप ऐसे ज्वाइन कर दो इस पे, कुछ इस तरीके से, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा बी वेक्टर, राइट। फिर अगर इनका आपको रिजल्टेंट चाहिए तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। यही तो मैं बता रहा हूँ उतनी देर से। सिंपल आप इसे उठा करके ज्वाइन कर दो, आपको इसकी वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ट्रायंगल बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल बनाना है, राइट। अगर लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, है ना। यहाँ पे साइड में ज़रा कोपचे में करो, यहाँ पे एग्जांपल एक और। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल कि मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे लिया, है ना, और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया। लेट्स से ये ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है। तो तुम अगर जितना भी मैंने एग्जांपल कराया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एरो को हमेशा ऐसे ज्वाइन किया है, कभी मैंने एरो को एरो ज्वाइन नहीं किया। जब भी मैंने दो वेक्टर एज्यूम किया ना, ये देखो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट को मैंने किया है। जैसे ये देखो, व्हाइट वाले पे फोकस करो, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर वाली, यहाँ पे देखो मैंने कभी भी दो एरो को सटाया नहीं एक बार में, मैंने हमेशा टेल को सटाया है। टेल और हेड नहीं पता तो ये देख लो, इधर देख लो, टेल और हेड बता देता हूँ। ये देखो, कोई भी अगर ऐसा वेक्टर होता है ना, तो इसके दो पार्ट होते हैं। ये हो गया इसका टेल, अरे मेरे को लगा इतना बेसिक आपको आया होगा, आप 9th में पढ़े होगे। ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ठीक है। तो एरो वाले को कहते हैं हेड, और जो पूंछ होता है इसे कहते हैं टेल। जो डॉट ऐसे निकलता है ना, ये हो गया हमारा टेल, और ये हो गया हमारा हेड। बस यही है और कुछ नहीं। तो अगर आप देखो तो मैंने कभी भी हेड टू हेड ज्वाइन नहीं किया, मैंने हमेशा टेल टू हेड ज्वाइन किया है, राइट। मैंने हमेशा टेल टू हेड ज्वाइन किया है वेक्टर को। अगर आप फोकस किए होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देखो, कहीं भी देख लो आप, ये देखो मैंने यहाँ पे टेल, है ना, टू हेड, ये देख लो, टेल टू हेड, ये वाला नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो, टेल टू हेड,
देख रहे हो, टेल टू हेड मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पर भी देख लो यार, यहाँ पर भी देख लो, टेल टू हेड मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, राइट। तो बात ऐसी है ना कि अगर मैं इसे हेड टू हेड ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे हेड टू हेड ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इसमें फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क कुछ नहीं आएगा, फ़र्क कुछ नहीं आएगा, अभी भी इसका रिजल्टेंट यही रहेगा। या फिर आप एक कैसा कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसे हेड टू हेड ज्वाइन कर दिया ना, तो रिजल्टेंट तो वही रहेगा, कोई इसमें रिजल्टेंट में तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, रिजल्टेंट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसे हेड टू हेड ज्वाइन कर दिया ना, तो इसे आपको टेल टू टेल बनाना पड़ेगा पहले, टेल टू हेड। ये देखो आप इससे हेड टू हेड ज्वाइन किए हो ना भाई, एरो टू एरो ज्वाइन किए हो ना, एरो टू एरो बोल दो या हेड टू हेड बोल दो। तो हेड टू हेड ज्वाइन किए हो तो कभी भी डायरेक्टली रिजल्टेंट मत निकाल देना, नहीं तो आपका हो सकता है कि गलत आ जाए रिजल्टेंट। गलत तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो कभी भी हेड टू हेड अगर ऐसे डायग्राम आ गया ना, तो इससे आपको हमेशा टेल टू टेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे कन्वर्ट? कुछ नहीं, ये ऐसे ही आपने बनाया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर इस बी वेक्टर को उठा करके मैं ऐसे नीचे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो फ़र्क क्या रहेगा? कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। बस मैंने क्या यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी बदल दी है। ये हेड टू हेड था, मैंने इसको हेड टू टेल किया, ठीक है। देख सकते हो, अगर मैं इस डायग्राम को, ये वाला जो डायग्राम है, अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो यही वाला डायग्राम बन जाएगा ना, राइट। बट मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के, ये जो ग्रीन वाली फिगर है ना, ग्रीन वाला जो बी वेक्टर जो हेड टू हेड था, उसको मैंने उठा करके ए के हेड से ज्वाइन कर दिया, मतलब ए का हेड और बी का टेल ज्वाइन कर दिया दोनों मैंने। अब इसका देखो ट्रायंगल आराम से कंप्लीट होगा। ये देखो इसका ये ट्रायंगल बन गया, ये देखो, ये हो गया हमारा वैल्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। कितना आसान है, बस आपको ज्योमेट्री समझनी है और कुछ नहीं। ज्योमेट्री अगर समझ में आ गई ना, तो फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, बाएं हाथ का खेल है फिर ये। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। अब देखो सिमिलरली पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, है ना। तो देखो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन जल्दी से समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिख लो, व्हेन टू वेक्टर्स आर aligned on two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal joining the vertex gives the resultant। ये होता है, ये इसका कंडीशन है पैरेललोग्राम का। समझते हैं मैंने क्या बोला। लेट्स से कि दो वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर हो गया, एक ऐसा वेक्टर हो गया। तो देखो सिमिलर है ये ट्रायंगल जैसा, है ना। आप ट्रायंगल लॉ से ये भी आप इसे आप आराम से निकाल सकते हो, बट पैरेललोग्राम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में हमें एडवांटेज मिलता है, राइट। आप देखो कोई भी एडिशन लगा सकते हो, ट्रायंगल भी लगा सकते हो, पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, बट जनरली हम लोग पैरेललोग्राम प्रेफर करते हैं, राइट। आप देखना, आप फर्दर चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें आप पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ही लगाओगे, ट्रायंगल आप बहुत रेयरली लगाओगे, देखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आप एक वेक्टर लूँ और एक ऐसा वेक्टर ले लूँ, है ना। इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बना देता हूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा। दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाना होता है ना, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से निकालना होता तो मैं क्या करता, सिंपल यहाँ पे एक ऐसा लाइन ज्वाइन कर देता और ये हमारा वैल्यू हो जाता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, राइट। तो ऐसा भी कर सकते हो, तो हमने बेसिक ट्रायंगल लॉ पढ़ा। बट पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है आपको, आपको इसे पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करना है। देखिए पैरेललोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाओगे पैरेललोग्राम, ये देखो आप ऐसे बनाओगे, ये देखो पैरेललोग्राम बनाना है तो इसे आप डॉटेड लाइन से इसे कंप्लीट कर दो। कंप्लीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में देखो क्या लिखवाया है, when two vectors are aligned on the adjacent sides of the parallelogram। देख सकते हो कि a वेक्टर और b वेक्टर है ना, ये देखो पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया हमारा। डॉटेड लाइन अगर मैं कंप्लीट कर दूँ तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। और यहाँ पे जो a वेक्टर और b वेक्टर है ये दोनों एक एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल वाले साइड्स में अलाइन कर रहे हैं। देन द डायगोनल ज्वाइनिंग द वर्टेक्स गिव्स द रिजल्टेंट। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पैरेललोग्राम है इनके जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर अलाइन कर रहे हैं, तो इसके वर्टेक्स से, ये इसका वर्टेक्स हुआ, इसके वर्टेक्स से अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं, ये डायगोनल, तो ये डायगोनल हमें देता है ए प्लस बी का वैल्यू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू, ये होता है, राइट। ये होता है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, यही होता है, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक हुआ, ये हमारा बेसिक होता है पैरेललोग्राम का एडिशन लॉ। अब जैसे नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट एक इमेजिन करो केस, ठीक है, नेक्स्ट एक इमेजिन करो केस कि एक हमारा वेक्टर ऐसा है, दूसरा हमारा वेक्टर कुछ ऐसा है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, है ना। और ये जो ए बी वेक्टर ही आपस में एक थीटा एंगल बना रहा है आपस में, ठीक है, दीज वेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल थीटा, क्योंकि देख सकते हो कि कुछ एंगल में अलाइंड है। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो मैं वही बेसिक काम करूँगा, डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम करूँगा कंप्लीट। और देख सकते हो कि ए और बी जो वेक्टर है वो एडजेसेंट साइड्स में लाएंगे, तो ये जो हमारा लाइन हो जाएगा डायगोनल वाला, ये हमें क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा, है ना। ये हमें क्या दे देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो रिजल्टेंट वेक्टर को ना हम लोग आर से भी दिखाते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हो या ए वेक्टर कह सकते हो। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको रिजल्टेंट निकालना कैसे है, राइट, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला होता है ना, मतलब अगर आपको अब रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअल अब वैल्यू क्या आएगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। ये होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। जब मैं आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा ना, उस टाइम मैं आपको इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, बट फिलहाल के लिए आप इसे याद कर लो, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इसे याद करना पड़ेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लेट्स से एक वेक्टर जो है वो हमारा 3 कैप है, क्योंकि ये वाई में है तो 3 कैप में ले रहा हूँ, और एक वेक्टर जो है वो हमारा 4 कैप है, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, है ना। 4 कैप 3 कैप समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाई पे है और ये हमारा एक्स में है, तो 3 कैप मैंने लिया और ये 4 कैप लिया, और मुझे इस रिजल्टेंट आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आप बता सकते हो रिजल्टेंट आर का वैल्यू क्या होगा, देन रिजल्टेंट का मुझे वैल्यू बताओ। तो ध्यान से देखो, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ,
दिस इज़ 3 j कैप एंड दिस इज़ 4 i कैप। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ तो ये एंगल 90 है, तो मुझे इसका वैल्यू पूछ रहा है रिजल्टेंट आर का, राइट। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पे जो आर का फॉर्मूला है क्या है, ए स्क्वायर, है ना। तो कोई भी एक वेक्टर का आपको स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3 × 4 कॉस थीटा, है ना, 3 × 4 कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा कितना है इनके बीच में, 90, राइट। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √9 + 16 प्लस, देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी √25 विच इज इक्वल्स टू 5। ये इसका आंसर हो गया, राइट। सो ये इसका हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देख सकते हो कि कितना आसान है, पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करना है और रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल देनी है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपको आई थिंक पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया होगा, है ना। ये ए डॉट बी का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर केस। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अगर मान लेते हैं कि ये एक हमारा वेक्टर है, लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर बी, है ना। और ये जो वेक्टर है, मैं इसे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। और अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं तो मुझे इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, राइट। एंड लेट्स से दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, है ना, लेट्स से दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा। ये एंगल अगर ये थीटा बना रहे हैं आपस में, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास करेगा। आप देखो यार, मैं थोड़ा सा, लेट्स से दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे पास करेगा, कुछ इस तरीके से, आर, है ना। लेट्स से कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भी हमारा एक एंगल बना रहा है अल्फा। ऑब्वियसली अल्फा एंगल बनाएगा, देख लो, क्योंकि एक एंगल पे इनका है ना, थोड़ी ना बी से लाएंगे या फिर ये एक एंगल पे लाएंगे। जैसे ए और बी थीटा एंगल पे लाएंगे ना, वैसे ये आर रिजल्टेंट है वो अल्फा से लाएंगे, है ना, अल्फा एंगल से अलाइंड है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द वेक्टर्स ए एंड बी, है ना, ये एंगल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिख लो द एंगल, ये याद करना पड़ेगा, द एंगल विच द रिजल्टेंट r vector makes with vectors a and b is, अब यहाँ पे आप नोट करो, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा b प्लस a cos थीटा, b प्लस a cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, बट कोई इसमें वो नहीं है डिराइव करने का। डिराइव करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आपको इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये जो ट्रायंगल है इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर इसका प्रोजेक्शन लोगे तो आपको ये चीज़ मिलता है। बट इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कोई नहीं बताता इसे, ठीक है। आप कोचिंग में चले जाना, कोई नहीं बताता इसे, तो मैं भी इसको बताने में टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, ठीक है। बहुत आसान है,
आप खुद से भी ट्राई करो, अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर आपका अच्छा है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को आगे थोड़ा एक्सटेंड करना है, इससे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, और ये राइट एंगल आपको ऐसे बना देना है। फिर वहाँ पे आप साइन थीटा टैन थीटा लगाओगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो ये फॉर्मूला होता है हमारा टैन अल्फा का। टैन अल्फा इज द एंगल विच इज मेड बाय द रिजल्टेंट आर विथ ए एंड बी वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपसे अल्फा पूछा जाए तो अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो टैन इनवर्स ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा कि आप आगे वाले आने वाले क्वेश्चन जो हैं उसको आराम से कर सको, है ना। तो अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे रिजल्टेंट बता दिया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने आपको लाइक मैग्नीट्यूड अभी नहीं बताया, मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला बताना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आप देख सकते हो कि अगर एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा था, तो ये थीटा का भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे रिजल्टेंट का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ना अल्फा का, वैसे इस थीटा का भी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अब, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसे जाके रिवाइज करना, नोट्स बना ही लेना, ठीक है। रिवाइज करना और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।